नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सीवीटी पीजी 2026 के क्वेश्चन पेपर पर आप सभी से चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, देखने में भले ही यह पीजी एंट्रेंस का पेपर हो, एक जमाना था कि जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमए एंट्रेंस हुआ करते थे, तो उनका लेवल इतना बढ़िया होता था कि उस समय के यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी जीआईसी आदि के प्रश्न पत्र के स्तर से भी ऊपर के होते थे। हमने सीवीटी पीजी के प्रश्न पत्र को देखा तो लगा कि इसमें कई ऐसे नए प्रश्न या फिर नए पैटर्न पर सवाल पूछे गए हैं जो कि किसी भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी को देखना चाहिए या फिर उन प्रश्नों को एक बार हल करना चाहिए। तो इसी प्रयास में सीईटी पीजी 2026 के क्वेश्चन पेपर को हम देखेंगे और जो विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे होंगे अब वो भी अपने प्रश्नों को देखेंगे कितना उन्होंने उत्तर सही किया हुआ है और जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस प्रश्न पत्र को गंभीरता से देखेंगे। हो सकता है कि कुछ प्रश्न उनके आगामी परीक्षाओं में आ जाए। तो आप ही में से एक विद्यार्थी ने इस प्रश्न पत्र को भेजा है। चलते हम बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अभिकथन और कारण पर आधारित है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यह काव्य लक्षण रुद्रट का कथन है। काव्य शास्त्र से सवाल पूछा गया है। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामह द्वारा दिया गया काव्य लक्षण है। तो अभिकथन यानी कथन तो सही है, लेकिन जो कारण बताया गया है ये गलत है। यानी कि इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन तीसरा होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं। ठीक है। अब शब्दार्थों सहित काव्यम मैंने बता दिया भामह का है। रुद्रट ने भी इसकी परिभाषा दी हुई है काव्य लक्षण का, ननु शब्दार्थो काव्यम। ठीक है, मिलता जुलता ही यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो आगे के दृष्टिकोण से जरूर आप ध्यान में रखिए। हो सकता है कि वन लाइनर में ये सवाल पूछ लिया जाए या फिर रुद्रट का भी पूछ लिया जाए, लेकिन प्रश्न के अनुसार सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भूषण, बिहारी, पद्माकर, देव, भिखारी दास आदि नाम दिए गए और ये सभी कवि रीतिकालीन कवि। उम्मीद करता हूं कि इन सभी कवियों का जन्म वर्ष आपके दिमाग में जरूर होगा। अगर हम बात करें बिहारी का तो सबसे पहले इनका आप नोट कर लीजिए 1595 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद भूषण का 1613 ईस्वी। आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़े होंगे तो चार भाई हैं, चिंतामणि त्रिपाठी, भूषण, जटाशंकर, ठीक है, मतीराम। तो उसमें भूषण 1613 ईस्वी में इनका हुआ। पद्माकर का 1753 ईस्वी में। देव का जन्म हुआ 1673 में और भिखारी दास का हुआ 1721 ईस्वी में। ठीक है। तो ये जन्म क्रम आप आगे के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए और देखिए किस तरीके से नए पैटर्न में थोड़ा सवाल पूछा जा रहा है। अब इन तथ्यों के आधार पर जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला है कि सबसे पहले बिहारी, फिर भूषण, फिर इसके बाद देव, ठीक है, फिर इसके बाद आपके भिखारी दास, फिर सबसे अंत में कौन है, पद्माकर। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं भारतेंदु युगीन है? कर्मयोगी, तत्वबोधिनी, सरस्वती, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युगीन कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, यानी कि सन 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के बीच की कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। तो डी और ई दोनों भारतेंदु युगीन पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो तत्वबोधिनी पत्रिका है ये भी भारतेंदु युगीन है। ठीक है। तत्वबोधिनी का प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ
कवि वचन का 1868 ईस्वी में, हरिश्चंद्र मैगजीन इत्यादि का 1873 ईस्वी में। तो इसका जो कूट बन रहा है BDE बन रहा है। ठीक। बाकी सरस्वती पत्रिका आप जानते हैं कि द्विवेदी युग की है। कर्मयोगी पत्रिका, कर्मयोगी पत्रिका भी द्विवेदी युगीन पत्रिका है। 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन। और सरस्वती पत्रिका का आप जानते ही हैं कि 1900 ईस्वी में। तो जो सही जवाब हो रहा है, इसका कूट हो रहा है कि BDE। तो इस तरीके से आपने न केवल क्वेश्चन 3 देखा, बल्कि आगे पूछा जा सकता है कि कर्मयोगी पत्रिका का संपादन कब हुआ था और किसने किया हुआ था। कर्मयोगी पत्रिका का संपादन सुंदरलाल ने किया। ठीक है, सुंदरलाल ने किया हुआ था, प्रयाग से किया। बाकी सरस्वती का आप जानते ही हैं। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां भक्ति काल की नहीं? बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है, भक्ति काल का नहीं कि नहीं कौन कृतियां नहीं है। तो देख रहे हैं कि पद्मावत है। ठीक है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो। ठीक है, तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है आप देख रहे हैं कि बी सी और ई बन रहा है, BCE। जो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा यहाँ पर। बाकी पद्मावत भक्ति काल की और सूरसागर भक्ति काल की। तो प्रश्न बहुत ही सामान्य तौर पर, लेकिन सावधानी के साथ इनको हल करना। अगला प्रश्न है, कुछ मीठा हो जाए चल मेरी लूना, दो बूंद जिंदगी की, जहां भी जाए हमारा नेटवर्क फॉलो करेगा, जैसे विज्ञापन स्लोगन किसने लिखे हैं? कमलेश पांडे, पीयूष पांडे, प्रहलाद कक्कड़, सुधीर मिश्र। तो एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जितने भी नाम दिए गए हैं सभी विज्ञापन लेखक हैं। कहीं न कहीं इनके विज्ञापन आप देखते होंगे। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है, पीयूष पांडे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से निबंध हैं? मेरे राम का मुकुट भींग रहा है, अशोक के फूल, आंगन का पंछी, कुटज, कल्पलता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंधों का कूट बन रहा है वो बन रहा है बी, डी और ई। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, BDE। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्या निवास मिश्र, और आंगन का पक्षी भी इन्हीं का है। ठीक है, तो आगे के दृष्टिकोण से भी ध्यान में रखिए, अगर इन निबंधों का या निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष आपके दिमाग में रहे तो ज्यादा बेहतर हो। ठीक है, अभी प्रश्नों को देखिए और अपने दिमाग को रबर की तरफ फैलाइए। आप देखेंगे कि कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो प्रश्न वैसे ही घूम फिर कर, ठीक क्रिकेट मैच की तरह, उसी तरीके का बैट्समैन, उसी तरीके का गेंदबाज, वही बॉल, वही ओवर, वही समय। लेकिन आप देखेंगे कि कभी कोई 100 रन बना देता है, कभी 0-0 भी बनाता है। सेम टू सेम चीजें, लेकिन दिन काफी महत्वपूर्ण होता है कि आप क्वेश्चन पेपर को देखकर किस तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, आपने एग्जाम के पहले अच्छी खासी नींद ली है कि नहीं ली है, नहीं को नहीं पढ़ रहे हैं को हैं पढ़ रहे हैं, सत्य को असत्य पढ़ रहे हैं, असत्य को असत्य पढ़ रहे हैं। कई बार ये सब भी मायने रखता है। एक तरीके से देखा जाए तो एग्जाम आपका परफॉर्मेंस है, आपका प्रदर्शन है, और अच्छा प्रदर्शन होता है तो आपका चयन हो जाता है। देखने में आपको लगेगा कि ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ, लेकिन दिन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है, साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है। कारण बताया गया, साहित्य परंपरा का अनुसरण करता है। तो कथन तो सही है कि साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है, और ये प्रेमचंद का कथन है। उन्होंने
साहित्य का उद्देश्य नाम से जो एक भाषण दिया था लखनऊ में 1936 में, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के समय। तो उन्होंने इस बात को कहा, साहित्य समाज के आगे चलने वाली मशाल है। कारण दिया गया यहाँ पर कि साहित्य परंपरा का अनुसरण करता है। तो सही तो दोनों है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है, जो कारण है, अब वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। साहित्य परंपरा का अनुसरण तो करता ही है, साथ में आप देखेंगे साहित्य में आधुनिकता भी, आधुनिक बोध भी है इसमें, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित वाला प्रश्न यहां पर आ गया। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरे तरफ रचनाकार है। उस जनपद का कवि हूं, मेधावी, युग की गंगा, युग धारा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले जो आपको आता हो उसको मिलान करना। तो आप देख रहे हैं कि ए का यहां पर 3 हो गया। ए का 3 आप देख रहे हैं कि कई जगहों पर है, ठीक है। अब मेधावी यहां पर है तो रांगे राघव का है, यानी कि बी का 4 हो गया। आप देख रहे हैं बी का 4 भी कई जगह, 2 जगहों पर है। युग की गंगा और युग धारा आगे की परीक्षाओं के लिए जरूर ध्यान में रखिए और यहीं से अपने दिमाग में कंफर्म कर लीजिए कि कौन किसकी रचना है। युग धारा जो रचना है अब वो नागार्जुन की है। तो यहाँ पर डी का हो गया 1। तो डी का आप देख रहे हैं कि 1 हो रहा है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो रहा है। और सी का हो गया आपका, सी का हो गया 2, ठीक है। युग की गंगा किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की रचना। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने की मांग करते हैं कि सर अगर आप उस पर पढ़ाते तो और बेहतर रहता। आपको टहलते हुए हम लोग देखते तो लगता कि आप स्वस्थ हैं, फिट हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बताता हूं आप सभी को कि बहुत सीमित संसाधनों में दृढ़ संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ आप सभी को पढ़ाने का मन करता है। तो हमें जिस भी संसाधन में पढ़ाने का अवसर मिल रहा है, आप सभी से हम जुड़ रहे हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी कंटेंट पर भरोसा करते हुए और अन्य चीजों पर ध्यान रखते हुए मन लगाकर पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में इस तरीके की बातें नहीं आएंगी, ठीक है। तो पूरा हम अपना 100% योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होकर अपना मन लगाकर पढ़िए। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि निम्नलिखित निबंधकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्याम बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोपाल राम गहमरी, बाबू गुलाब राय इत्यादि नाम दिए गए। पहली बार आप देख रहे हैं कि श्याम बिहारी मिश्र को मिश्र बंधु से अलग रखा गया है। इनकी भी स्वतंत्र जो अस्तित्व होता है उस पर जोर दिया गया। तो श्याम बिहारी मिश्र का जो जन्म हुआ वो 1873 ईस्वी में हुआ, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे कि हिंदी नए चाल में ढली। आपको वो कथन जरूर याद हो गया। रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ 1884 ईस्वी में, सेम टू सेम कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उसके 1 साल पहले। और 1884 में ही बलिया में भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय भाषण दे रहे थे कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ददरी में जो मेला लगा हुआ था वहां पर चीजों को आपको रिलेट करके देखिए कि कौन व्यक्ति कब जन्म लेता है और कौन व्यक्ति तब तक फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ 1883 ईस्वी में, जब हिंदी का पहला उपन्यास आ चुका था। गोपाल राम गहमरी का जन्म हुआ 1866 ईस्वी में। बाबू गुलाब राय का जन्म हुआ 1888 ईस्वी में। तो इसको अगर हम क्रम से निर्धारित करेंगे तो जो इसका सही जवाब हो रहा है ऑप्शन चौथा हो रहा है, DACBE। ये क्वेश्चन अपेक्षाकृत कठिन क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि इसमें श्याम बिहारी मिश्र के अस्तित्व को हम लोग उतना नहीं ध्यान देते थे। मिश्र बंधु में बस कौन कौन नाम है ध्यान दे देते थे। गोपाल राम गहमरी को बीच में लाकर थोड़ा सा
चमत्कृत करने की कोशिश की गई है। बाबू गुलाब राय को भी आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इसी प्रश्न के माध्यम से और जो हमने घटना परिघटना इन वर्षों में बतलाई, उसके आधार पर आप शांतचित्त होकर एक बार अपने दिमाग में जरूर रखेंगे कि किसका जन्म कब हुआ और वो वर्ष किस चीज के लिए महत्वपूर्ण था। एक तो इन लोगों के जन्म के कारण महत्वपूर्ण रहा, लेकिन उस समय और साहित्यिक घटनाएं क्या क्या हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है जो उस युग के एकांत प्रशमित से वातावरण के अनुकूल है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, शिव कुमार मिश्र। तो ये कथन किसका है? आपके लिए नया कथन हो सकता है। अगर आप हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक अपने पास रखे होंगे तो रीतिकाल प्रकरण की जब शुरुआत होती है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन है कि रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है जो उस युग के एकांत प्रशमित से वातावरण के अनुकूल है। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। लेकिन जैसे ये कथन पूरा हुआ है उसके जस्ट अगले वाक्य में नगेंद्र का एक कथन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन हमने पूरा इसके आंसर को चेक किया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मालवा अखबार, बनारस अखबार, बंगदूत, कवि वचन सुधा, तत्वबोधनी पत्रिका। तो पत्र पत्रिकाओं के क्रम को दिया गया है। आप देखेंगे कि हर एग्जाम के सिलेबस में पत्र पत्रिकाओं का बड़ा ही रोल रहा है। तो मालवा अखबार 1849 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बनारस अखबार का प्रकाशन 1845 में हुआ। बंगदूत 1829 ईस्वी में, कवि वचन सुधा 1868 में और तत्वबोधनी पत्रिका का संपादन 1865 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने हमने कालक्रम को रख दिया है। अब हम उसके क्रम को देखते हैं कि इसका क्रम क्या होगा, सही क्रम क्या होगा। तो इसका सही क्रम हो रहा है ऑप्शन तीसरा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे पहले सी है, फिर बी, फिर ए, फिर ई, फिर डी। ठीक है, यही इसका कालक्रम है। आमतौर पर आपने बनारस अखबार, बंगदूत, कवि वचन सुधा, इन तीनों पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष अपने दिमाग में जरूर रखे होंगे। आपके लिए नया रहा मालवा अखबार और तत्वबोधनी पत्रिका। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी से आशय है। प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या आशय है ये हमें बताना है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब साहित्यिक हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, व्यावहारिक हिंदी, कामकाजी हिंदी, आनंद मूलक हिंदी। तो इसका जो सही जवाब होगा बी, सी और डी होगा। जब भी हम प्रयोजन मूलक हिंदी की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फंक्शनल हिंदी। ठीक है, और अगर आप जेएनयू से बीए कर रहे होंगे तो तमाम ऐसे विद्यार्थी होंगे जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते होंगे, अब उनको फंक्शनल हिंदी पढ़ना पड़ता है। और मुझे इस बात को बताते हुए काफी गर्व भी हो रहा है कि सन 2013 और 14 में हमने जेएनयू बीए के विद्यार्थियों को फंक्शनल हिंदी पढ़ाया हुआ था। हो सकता है कि कुछ बच्चे जुड़े हों, अन्यथा फॉरेन लैंग्वेज के जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी प्रतिष्ठित कंपनी में काम करने चले जाते हैं या फिर बड़े बड़े मंत्रालयों में रहते हैं। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब यही है कि पहले तो कामकाजी हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, व्यावहारिक हिंदी के रूप में, और प्रयोजन परक हिंदी के रूप में। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है बी सी डी। ठीक है, इसमें बी सी डी इसका सही जवाब होना चाहिए। 12 का यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है बी सी डी। अगला प्रश्न है जो कि सूची मिलान पर आधारित है। एक तरफ नाटक दिया गया है, दूसरी तरफ नाटककार है। अंबा, कर्ण, श्रवण कुमार, उर्मिला, ये सभी नाटक है। अब हमें मिलान करना है कि कौन किसका नाटक है।
तो जो अंबा नाटक है वो उदय शंकर भट्ट का है, यानी कि ए का क्या हो गया, 2 हो गया। फिर जो कर्ण नाटक है वो सेठ गोविंद दास का है, तो यहां पर बी का 3 हो गया। श्रवण कुमार जो नाटक है आ, वो है आपका श्रवण कुमार नाटक जो है रामनाथ तिवारी का है, सी का हो गया 1। और उर्मिला नाटक जो है वो पृथ्वीनाथ शर्मा का है, तो डी का 4 हो गया। इस तरीके से जो कूट बन रहा है इसका अब वो हो रहा है दूसरा। ठीक है, दूसरा इसका ऑप्शन सही है। इसमें से आपने देखा होगा कि अंबा या कर्ण नाटक आपने कभी न कभी पढ़ा होगा, लेकिन श्रवण कुमार और उर्मिला ये थोड़े मेरे हिसाब से भिन्न नए लग रहे हैं। ठीक है, आप भी इसको नोट कर लीजिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आदि अंत जैसी कथा अह लिख भाषा चौपाई चौपाई कहे, पंक्ति किस कवि की है? ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू में अगर आप देखेंगे तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आदि अंत जैसी कथा अह लिख भाखा चौपाई कहे। ऑप्शन दिया गया है जैसी, मंझन, कुतबन, तुलसीदास। सही जवाब है ऑप्शन पहला, जायसी द्वारा लिखित ये पंक्तियां। कई बार ऐसा लगता है कि चौपाई लिखा होगा तो तुलसीदास का होगा, लेकिन सही जवाब किसका है? ये जायसी का है। और इन्होंने जो पद्मावत लिखा उसके स्तुति खंड में इसको शामिल किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है मोहनदास का प्रकाशन कब हुआ? मोहनदास उदय प्रकाश की कहानी है, ये लंबी कहानी या फिर इसको उपन्यास के तौर पर भी कभी कभी देखा जाता है। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष पूछा गया है 1995, 1990, 2003, 2006। सही जवाब है 2006 में इसका प्रकाशन हुआ मोहनदास का, और इस पे सम्मान इत्यादि भी इनको मिला हुआ है। तो अभी आप ध्यान में रखिए 2006। किरात नदी में चंद्रमधु का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो किरात नदी में चंद्रमधु, पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक तरीके से ललित निबंध है और इसके रचयिता हैं कुबेरनाथ राय। इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1980, 1975, 1970, 1983। सही जवाब है 1983 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। ये एक तरीके से नया प्रश्न है, बहुत ज्यादा मैंने इसको पीवाईक्यू में नहीं देखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है गोरख पंथ की पुस्तकें किसमें लिखी गई? ये प्रश्न एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से हूबहू वाक्य के रूप में ही उठा लिया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं बार बार आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को जरूर पढ़िए। अगर उस पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई आ रही है तो आप 91 वीडियोज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाकर जरूर देखिए। हमने पूरी पुस्तक को पढ़ा दी है। गोरख पंथ की पुस्तकें किसमें लिखी गई हैं? ऑप्शन दिया गया गद्य में, पद्य में, गद्य और पद्य दोनों में, देश भाषा के गद्य में। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी गई। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए था, देश भाषा। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में विभाजित किया है। तो गोरख पंथ की पुस्तकों के का जिक्र या उल्लेख उन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत किया हुआ है। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों में ये पुस्तकें लिखी गई। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित निबंध संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम दीजिए। मध्यकालीन धर्म साधना, कल्पलता, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज। और जैसे ही मैं निबंधों का नाम ले रहा था, बल्कि निबंध संग्रहों का नाम ले रहा था, तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का चित्र जरूर आया होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन कब प्रकाशित हुआ है। मध्यकालीन धर्म साधना, इसका प्रकाशन हुआ 1952 ईस्वी में। और आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 ईस्वी में बहुत सारे काम किए हुए, इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ भी आए हुए।
आपके दिमाग में आ गया होगा कि मैं किस पुस्तक की बात कर रहा हूं। कल्पलता, जिसका प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में। विचार और वितर्क 1957 ईस्वी में। और कुटज नाम का जो निबंध रहा 1964 ईस्वी में। प्रिय विद्यार्थियों, इनको आपको वन लाइनर में भी याद करना है। हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन धर्म साधना का प्रकाशन वर्ष कब रहा। ऑप्शन में यही सब दे दिए जाएं तो आप वहां पर भटके न। ठीक है। अशोक के फूल कई बार पूछा जा चुका है, कुटज पूछा जा चुका है, तो अन्य भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो सही क्रम बन रहा है यहाँ पर वो बन रहा है CBADE। ठीक है। तो सबसे पहले अशोक के फूल का प्रकाशन हुआ, फिर इसके बाद कल्पलता आप देख रहे हैं, फिर मध्यकालीन धर्म साधना, फिर इसके बाद विचार और वितर्क, फिर कुटज। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हैं? ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3, 5। प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हैं? इसके दो भेद हैं। इसके दो भेद हैं, शुद्धा और गौड़ी। ठीक है। ये इसके दो भेद किए गए हैं। कई किताबों में 8-9 भी बताया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से वो दो भेद है। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुंतक के अनुसार काव्य के प्रयोजन। आमतौर पर मम्मट के अनुसार पूछा जाता है। मम्मट ने जो 6 काव्य प्रयोजन दिए हुए हैं वहां से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बार कुंतक को आगे रखा गया और पूछा गया कि कुंतक के अनुसार काव्य के प्रयोजन धर्म, कीर्ति, अर्थ, प्रीति, काम एवं मोक्ष। इसमें से कोई 3 हैं जो कि कुंतक के अनुसार है। ठीक है। तो जब आप कुंतक का काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे तो उन्होंने चतुर्वर्ग की बात की है। ठीक है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति की बात की है। इसके बाद उन्होंने व्यवहार ज्ञान की बात की है। इसके बाद आनंद की भी बात की है। ठीक है। तो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति को हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। बहुत ही माइनर यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और जब पुरुषार्थ की बात करते हैं तो उसमें धर्म, ठीक है, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की बात आ जाती है। तो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी पुरुषार्थ तो जानते होंगे, लेकिन चतुर्वर्ग हो सकता है कि न जानते हो। लेकिन आप ध्यान रखिए कि इसको पुरुषार्थ भी कहते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नया सीखने के लिए इस वीडियो से जुड़े होंगे, वो निश्चित तौर पर नई बात जान गए और सही उत्तर तक भी पहुंच गए होंगे कि जिसका कूट बन रहा है A, C और E, वो सही जवाब है। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। कीर्ति और प्रीति की बात आप देखेंगे कि तमाम लोगों ने किया है। भामा ने भी किया हुआ है। ठीक है। और ढेर सारे लोगों ने किया। आगे के दृष्टिकोण से ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने हिंदी के मुख्य प्रयोजन मूलक रूप कितने माने? भोलानाथ तिवारी ने हिंदी के मुख्य प्रयोजन मूलक रूप कितने माने? ऑप्शन दिया गया है 1, 4, 3, 7। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 7 माने। ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। 7 कौन कौन है वो और कभी की वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। कुछ देर के लिए मैं कुछ लिख भी देता हूं। ठीक है। जैसे इन्होंने पहले तो जो कामकाजी है हिंदी उसके रूप में, फिर वैज्ञानिक, फिर बोलचाल, ठीक है, फिर इसके बाद समाजी हिंदी, फिर साहित्यिक हिंदी, इस तरीके से उन्होंने 7 माना हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है, कवि और काव्य पंक्तियां दी गई। और प्रिय विद्यार्थियों, ये पूरा क्वेश्चन बच्चन सिंह की पुस्तक से सीधे सीधे उठा लिया गया, जो उनका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, वहां से ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठा लिया गया है। या फिर अगर आपके पास दूसरा इतिहास होगा तो भी आप उसको देख सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों को आप जरूर अपने दिमाग में रखेंगे। जैसे रैन जगे तुम काहू के साथ लहे रति चैन भय अति आरसी,
देखिए आन कछु दिन ते उर से उठे व्याधि के अंकुर वारे, तज सुहे दुकुलन झूलन झूलत बालम से मिली भामिनिया, अपवाद को किन कीबो करो हम नए को नहीं सक मानती। तो ये सब पंक्तियां दी गई हैं। अब हमें मिलान करना है कि कौन किसकी पंक्ति है। बहुत ही टेक्निकल और नया क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है, देखिए आन कछु दीन ते उर से उठे व्याधि के अंकुर वारे, ए का क्या हो गया यहाँ पर, दो हो गया, और बी का हो गया एक, रैन जगे तुम काहू के साथ लहे रति चैन भय अति आरसी। ठीक है। सी का हो गया यहाँ पर चार, अब बी का मैं बता दे रहा हूं, एक हो गया, सी का चार हो गया। अपवाद को किन की वो करो हम नए को नहीं सक मानती हैं, ये बेनी द्विज द्वारा लिखित पंक्तियां हैं। प्रेम घन की जो पंक्ति है यहाँ पर वो है ऑप्शन तीसरा, तज सुहे दुकुलन झूलन झूलत बालम से मिली भामिनिया। तो ये प्रेम घन की पंक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है डी का हो गया 3। इसका जो सही जवाब हो रहा है क्वेश्चन 22 का वो है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है। गंगा प्रदूषण के लिए प्रमुख कारक फैक्ट्रियों का प्रदूषित पानी है, बिल्कुल सही है। घरेलू सीवर का गंदा पानी और कीटनाशकों व रासायनिक खाद का बढ़ता प्रयोग भी गंगा प्रदूषण के प्रमुख कारण है, यह भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, देखने में छोटा है लेकिन देखने में छोटे लागे घाव करे गंभीर टाइप का एक क्वेश्चन है। हिंदवी शब्द, आप देखते हैं कि हिंदवी एक वेबसाइट भी काफी चर्चित है, बहुत सारे मटेरियल हिंदी के मिल जाते हैं, शायद उसी पर आधारित ये नाम होगा। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो, अबू सईद, इब्न बतूता, नूर मोहम्मद। तो इन लोगों ने कभी न कभी किया हुआ है, लेकिन सबसे पहला प्रयोग किसने किया? सही जवाब है अबू सईद, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब। कथन और कारण पर आधारित प्रश्न फिर से आ गया। गढ़कुंडार वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है, बिल्कुल सही है। यह सामाजिक है और 1940 में प्रकाशित हुआ, यह गलत है। इसका प्रकाशन हुआ 1928 ईस्वी में। कई किताबों में 1930 भी दिया है, लेकिन 1928 ज्यादातर जगहों पर दिया है। और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। वृंदालाल वर्मा ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सही जवाब यहाँ पर हो गया कि ए तो सही है, लेकिन आर इसमें क्या हो गया? गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथाएं हैं? दलित आत्मकथाएं कौन कौन सी हैं हमें बताना है। अन्या से अनन्या, जूठन, मुक्त गगन, मुर्दैया, तिरस्कृत। क्योंकि हमें तीन ही चुनना है, तो उन तीनों में दलित आत्मकथाएं कौन सी हैं? तो जो इसका कूट बन रहा है बी, डी और ई। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, बी, डी, ई। और कौन किसकी रचना है आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए। सभी रचनाएं काफी फेमस रही हैं, परीक्षा में घूम फिर कर आती रही। जैसे अन्या से अनन्या आपके दिमाग में आ गया होगा, जो द सेकेंड सेक्स सिमंद बउआर की पुस्तक का अनुवाद भी किया हुआ है, प्रभा खेतान। ठीक है, मुर्द ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गया, जूठन मुर्दैया तुलसीराम हो गया, तिरस्कृत सूरजपाल चौहान हो गए, मुक्त गगन आप सभी के लिए होमवर्क है, ये किसकी आत्मकथा। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए आप। अगला प्रश्न है, हमने बात कर लिया कहां तक। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
हिंदी रीति ग्रंथ परंपरा की शुरुआत किस कवि से मानी? तो ये प्रश्न काफी पॉपुलर मैं कहूँ या फिर रिपीटेड कहूँ, दोनों कह सकता हूँ। इसके ऑप्शन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। चिंतामणि त्रिपाठी। ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी रीति ग्रंथ परंपरा की शुरुआत मानी है चिंतामणि त्रिपाठी से। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक सीधे सीधे उठाया गया है। एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पर एक और क्या नाम दे दिया है, ये हमें लग रहा है कि गलती से हुआ है। समावेश दास, केशव दास यहाँ पर लिखना चाहिए था, कुछ और हो गया है, गलत हो गया है यहाँ पर। ठीक है, कई लोग या फिर जानबूझ कर ही दिया गया। यहाँ पर केशव दास तो है ही ऑलरेडी। ये भी देखिए, तो जो एक्सपर्ट है, आप सभी के दिमाग का किस तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हैं, माथापच्ची बहुत करवाना चाहते हैं। हालांकि आप लोगों ने इतना बढ़िया तरीके से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया है कि आप सभी को कोई भुलवा नहीं सकता है। संधि विच्छेद और संधि दिए गए यहाँ पर। मधु आलय, भोजन आलय, परम औषध, महा इंद्र। तो इस तरीके के प्रश्नों में जो सबसे पहले आते हो उनको आपको लगा लेना है। ठीक है, जैसे महा इंद्र आ रहा है गुण संधि, तो डी का 3 आप देख रहे हैं कि डी का 3 दो जगहों पर दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर एक बार हम ट्राई करते हैं। मधु आलय, मधु आलय का आप देख रहे हैं कि इसमें यण संधि। भोजन आलय सबसे आसान तो यही था, सबसे पहले लगाना था हमें। ठीक है, एक हो गया। और फिर परम मौसम 2। तो जो कूट बन रहा है, जो यहाँ पर कूट बन रहा है, ए का 4 हो गया, बी का कूट जो बन रहा है वो 1 हो गया, और सी का हो गया यहाँ पर 2। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। ठीक, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो मधुआलय को बहुत सारे बच्चे 1 लगा दिए होंगे, जो कि यहाँ पर गलत है। ये बड़ा टेक्निकल तरीके का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास स्वप्न पाश की नायिका किस रोग से ग्रसित है? देखिए, ये भी क्वेश्चन कठिन है। मनीषा कुलश्रेष्ठ के उपन्यास पाठ्यक्रम में अपेक्षाकृत कम लगे रहते हैं, लेकिन देखिए चौंकाने के लिए एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया गया मनीषा कुलश्रेष्ठ से। अब उनका जो उपन्यास है स्वप्न पाश, उसमें एक नायिका है जो एक रोग से ग्रसित है। कौन सा रोग है? कैंसर, सीजोफ्रेनिया, एनीमिया, हृदय रोग। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सीजोफ्रेनिया नामक एक रोग होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुक्तिबोध ने अंधेरे में लिखा हुआ है, देख रहे हैं अंधेरे में, वो भी एक फैंटेसी टाइप का है। ठीक है, और यहाँ भी सीजोफ्रेनिया से ही वो भी प्रभावित थे। तो ये जो पात्र का नाम है उसका भी हम नाम आपको बता देते हैं, गुलनाज फरीबा उसका नाम है। गुलनाज फरीबा नाम की जो स्त्री पात्र है वो इसी रोग से है, सिजोफ्रेनिया से। इसमें व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने की कोशिश करता है, बहुत कल्पनाशील हो जाता है और फैंटेसी की दुनिया में जीता है। ये है सिजोफ्रेनिया। ठीक है, जैसे हम तैयारी करते हैं, सीटिंग, हमारी सीटिंग जो क्षमता है बहुत कम है, लेकिन हम कल्पना करते हैं कि क्या जो आप पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए पर्याप्त है कि नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो पर्याप्त दिखाई देगा, आपको नहीं मेहनत करेंगे तो यही चीजें आपको बोरियत भी लगेंगी। तो ये है सिजोफ्रेनिया, बैठे बैठे अतिशय कल्पना करना। और अगर डॉक्टरी के लैंग्वेज में तो डॉक्टर इसके बहुत सारे लक्षण को बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है तकनीकी तौर पर कठिन प्रश्नों में से एक है। उस समय जब आपको जन्म वर्ष पता न हो, गया प्रसाद शुक्ल, लाला भगवान दीन, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, इन लोगों का नाम दिया गया है और जन्म वर्ष भी दिया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो गया प्रसाद शुक्ल है, इनका जन्म कब हुआ? 1883 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 1884 में हुआ, इनका 1883 में हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति का और जन्म हुआ, गुलेरी इत्यादि का भी किसी का 1883 में हुआ था, ऊपर मैंने बताया था। लाला भगवान दिन का जन्म हुआ, लाला भगवान दिन का जन्म हुआ 1866 ईस्वी में। ऊपर में गोपाल राम गहमरी इत्यादि का हुआ था। आपको ऐसे ही कोरिलेट करना है। श्रीधर पाठक का जन्म कब हो गया? श्रीधर पाठक का जन्म हुआ 1859 ईस्वी में, और सत्यनारायण कविरत्न का जन्म हुआ 1880। 1880 में प्रेमचंद का भी जन्म हुआ।
ये सब को रिलेट करके ऐसे पढ़ना है, तब आपको मजा आएगा पढ़ने में, आपको एक प्रश्न पत्र कठिन नहीं लगेगा। अभी जब हम हल कर रहे हैं तब, एग्जामिनेशन में तो आपको समय के अनुसार चीजों को जल्दी जल्दी मिलाना है। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है, वो कूट बन रहा है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बन रहा है। ए का 3 हो गया, बी का 4 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। ये आपके लिए नया प्रश्न है, इसको जरूर नोट करके अपने दिमाग में रखिए। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मी नारायण मिश्र दो नाटककार हैं और दोनों अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। मिश्र जो हैं वो समस्या प्रधान नाटक लिखने के लिए जाने जाते हैं और लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं वो आधुनिक भावबोध से रिलेटेड नाटक लिखते हैं। तो इसमें कौन किसका नाटक है? बल्कि लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक हमें बताना है। सही, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया बकरी, अपना अपना जूता, मिस्टर अभिमन्यु, देश के दुश्मन। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल का बकरी, आपने सरसल दयाल सक्सेना का पढ़ा होगा। अपना अपना जूता लक्ष्मीकांत वर्मा का ये नाटक है। ठीक है। देश के दुश्मन ये जयनाथ नलिन का नाटक, इसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। बहुत सारे नाटक लिखे हुए हैं लक्ष्मी नारायण लाल, और जैसे इन्होंने एक अंधा कुआं नाम से भी नाटक लिखा, बहुत नाटक लिखा। अगला प्रश्न है, विभूति नारायण राय का उपन्यास है। ये वही विभूति नारायण राय हैं जो कभी वर्धा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे और लिखते भी हैं। तो विभूति नारायण राय, त्रिशूल, एक टुकड़ा जिंदगी, प्रेम की भूत कथा, यह अंत नहीं। तो इनका जो उपन्यास है वो है ऑप्शन तीसरा, प्रेम की भूत कथा। ठीक है। भीष्म साहनी के नाटकों के प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ठीक है। तो कबीरा खड़ा बाजार में, रंग दे बसंती चोला, हानुष, माधवी, मुआवजे, ये 5 नाटक दिए गए हैं भीष्म साहनी के। एक चीज आप देखेंगे, भीष्म साहनी के नाटक हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, किसी न किसी रूप में घूम फिर कर आते हैं, यानी कि आपको एग्जाम के पहले इनको कवर करके जाना है। कबीरा खड़ा बाजार में ये जो नाटक लिखा गया, ये 1981 में लिखा गया। रंग दे बसंती चोला 1998 में, हानुष 1977 में, और मुआवजे जो आ, है वो है आपका, बल्कि माधवी, वो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ। माधवी हो गया 1985 ईस्वी में, और मुआवजे जो है 1993 ईस्वी में। तो इस तरीके से जो इसका कूट होना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए आपका सी आना चाहिए। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन और दूसरा इसका सही जवाब है। ठीक है। तो आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, हमने यहाँ पर प्रकाशन वर्ष लिख दिया, बता भी दिया आपको। अगला प्रश्न है, छायावादी परिदृश्य के अंतर्गत किसे विरह काव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है? वीड़ा, दीपशिखा, जागो फिर एक बार, आंसू। विरह काव्य के रूप में किसको जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आंसू। आंसू को स्मृति काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, विरह काव्य तो है और स्मृति काव्य भी है, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना 1925 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। बाकी जितनी भी रचना है सब में कुछ न कुछ विरह इत्यादि है, खासतौर बल्कि दीपशिखा जो है, आ, ऐसा अगर महादेवी वर्मा को ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन चौथा है। आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए। भाषा के अध्ययन में भाषा विज्ञान का दृष्टिकोण क्या कहलाता है? प्रयोजन मूलक, विश्लेषण, निश्चयन अध्ययन, मानकीकरण। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विश्लेषण कर, इसका जो दृष्टिकोण होता है वो विश्लेषण परक होता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ये नया प्रश्न है, बिल्कुल इसको आप ध्यान रखिए। मितऊ मड़ैया सूनी करी गैलो किस कवि की काव्य पंक्ति? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, धर्मदास। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, धर्मदास। यानी कि जो कबीर के
शिष्य थे धर्मदास, उनकी ये पंक्ति, और ये पंक्ति सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से उठाई गई। ठीक है, जो धर्मदास के दो पद दिए गए हैं उसमें दूसरा पद है मितऊ मड़ैया तूनी कर गए लो। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। स्वर संधि के भेदों को क्रम दीजिए। ये एक तरीके से नया प्रश्न यहाँ पर बनाने का प्रयास किया गया है। स्वर संधि कि आप जानते हैं कि कुल 5 भेद हैं और संयोग से 5 ऑप्शन भी दिए हैं। तो सबसे पहले जो भेद है वो तो दीर्घ संधि है, तो जिसमें पहले ई आ रहा है इसका सही जवाब हो जाएगा। और आप जान लीजिए कि कौन किसका क्रम है। ये टेक्निकल यहाँ पर क्वेश्चन है, हालांकि आसान भी था। ठीक है, दीर्घ संधि पहले नंबर पे, दूसरे पे गुण, तीसरे पे एकदम से उल्टा क्रम इसका कर दिया गया। ठीक है, यही इसका क्रम है। इंपॉर्टेंट है, यूपी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर इसको ध्यान रखें। कठिन क्वेश्चन नहीं था, आसान था। निम्नलिखित कवियों को कालक्रम की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। कबीर, अमीर खुसरो, जायसी, तुलसी, घनानंद। एक तो आप कालक्रम इनका जो इतिहास है कालखंड के हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने कबीर का नोट कर लिया या फिर अमीर खुसरो का नोट कर लिया, आप ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जन्म तो होना चाहिए अमीर खुसरो का, जिस हिसाब से है, और आदिकाल के हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कालखंड वाइज भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो बी सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में है, तो बी हो गया, फिर इसके बाद ए हो गया, फिर इसके बाद सी हो गया, फिर डी हो गया, फिर घनानंद का जन्म 1789। थोड़ा सा ये मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन सबसे अंत में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दे सकते हैं। हालांकि घनानंद के जन्म को लेकर हमने एक से अधिक बार बताया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है आपको यही सब क्रम। ठीक है, मेरे हिसाब से 1789 ईस्वी है, ऐसा मुझे याद आ रहा है। अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कहानी और प्रकाशन वर्ष दिए गए। बहुत ही टेक्निकल ये क्वेश्चन है। एक कहानी है जिसका कि आप हो सकता है कि प्रकाशन वर्ष जानते हो, फांसी नाम की कहानी जो 1929 में जैनेन्द्र की है। तो डी का जो 4 है, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में दिया गया है, सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। तो इस तरीके से अन्य का भी आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला हो रहा है, यानी जो अंकुर है उसका 1945 में प्रकाशन हुआ। और ये एक चीज आप देख रहे हैं कि पता नहीं एक ही समय में जो भी एग्जाम होते हैं, अंकुर नाम की कहानी आपको याद आ गया होगा कि ईएमआरएस या केबीएस के एग्जाम में भी इसको पूछा जा चुका है, यहाँ पर भी पूछा गया। इसीलिए हमारा मन नहीं माना, हमारा मन कहा कि भाई जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम हुआ है, भले लंबित है, जीआईसी यूपी हायर सहायक परीक्षा जो 51 विकल्प विज्ञापन का था, या फिर जीडीसी का एग्जाम है, या फिर आरपीएससी का है, उनका तो आप तैयारी करवाएं, लेकिन इस प्रश्न पत्र को जरूर हल करवाएं, ताकि तमाम हमारे जो विद्यार्थी हैं वो चीजों को समझ पाए। अगला जो प्रश्न है, इनमें से जितेंद्र श्रीवास्तव का कविता संग्रह नहीं। और जब मैं इस प्रश्न पत्र को हल कर रहा था तो मुझे लगा कि कहीं जितेंद्र श्रीवास्तव जी ने ही तो इस पेपर को नहीं बनाया हुआ है। जितेंद्र श्रीवास्तव इग्नू में प्रोफेसर के तौर पर है, जेएनयू में इन्होंने पढ़ाई की हुई है, और एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुपर सीनियर, लेकिन हम इनको टीचर के रूप में ही देखते हैं। यहाँ पर कवि के रूप में यूपी देवरिया के साइड के रहने वाले हैं। तो कौन कविता संग्रह नहीं है? सूरज को अंगूठा, काल मृग की पीठ पर, कायांतरण, नए इलाके में। तो चौथा इसका ऑप्शन होगा कि जो जितेंद्र श्रीवास्तव का नहीं। अब पहली बार मैं एक पेपर में इनका नाम मैं देख रहा हूँ, ऑलरेडी इनको हमने मंचों पर सुना हुआ है। नए इलाके में, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अरुण कमल। अरुण कमल की कविता है नए इलाके। आगे के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि अब इसी तरीके से कुछ चमत्कृत कर देने वाले कवियों का नाम जरूर उनके काव्य संग्रहों से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये नया प्रश्न था।
कलकत्ते पर वज्र गिरे किसकी कविता का अंश है? ठीक है, चंपा काले काले अक्षर नहीं पहचानती या नहीं चिन्हती, उस कविता का अंश है। और इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, त्रिलोचन। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, त्रिलोचन। आप सभी के लिए होमवर्क है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या रहा है, ये भी कई बार पूछा जाता है। कलकत्ते पर वज्र गिरे ये कविता का अंश है, ठीक है, उसी से यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। यानी कि जैसे हर बार कुछ न कुछ कविताओं की पंक्तियां पूछ ली जाती हैं और पूछा जाता है कि किस इसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर भी वैसा ही प्रश्न पूछा गया। अनियारे दीरग द्रिगुनु किति न तरुणी समान पंक्ति किस कवि की है? पद्माकर देव वृंद बिहारी। तो ये पंक्ति भी एकदम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ से उठाई गई है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, बिहारी। अगला प्रश्न है समास पर आधारित है। सामासिक शब्द एक तरफ दिए गए, एक तरफ समास है। स्नेहमग्न, सेनापति, पदच्युत, गृह गृहागत, ये सब दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, जिसने स्नेह मग्न है, तो स्नेह मग्न, ठीक है। तो इसको अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है 43 का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन, यहाँ पर अधिकरण है स्नेह में मग्न, ठीक है। यहाँ पर में पैपर जो होता है उसका है सेनापति, सेना का पति, तो या फिर जो इसको अध्यक्ष हम बोलते हैं, हो गया का यहाँ पर लगा हुआ है। पद से च्युत, ये लग गए यहाँ पर, ठीक है। तो दो हो गया। और गृहागत, घर को आने वाला, ठीक है। तो इसका हो गया डी का, यहाँ पर डी का 3 हो रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगर आप मिलान करें तो, ठीक है, सही जवाब हो गया तीसरा। अगला प्रश्न, इन प्रश्नों को जरूर आगे के दृष्टिकोण से ध्यान में रखिए। विकल्पों में ये सब विकल्प में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिलाना था लेकिन पूछा जा सकता है विकल्प में, खासतौर से यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी इत्यादि का जो एग्जाम है, एलटी का एग्जाम है, उनके लिए, प्रवक्ता परीक्षाओं के लिए जरूरी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीर गाथा काल के वर्णन में दिए गए कवियों के नामों का क्रम बताइए। वीर गाथा काल के वर्णन में कवियों का नाम दिया गया है, ठीक है। उसमें क्रम क्या है? नरपति नाल, दलपत विजय, चंद्रबरदाई, जगनिक, भट्ट केदार, ऐसे नाम दिया गया। अब तो सही मायने में दिमाग में रखना चाहिए था कि कितने इसमें कवि हैं, कितने कवियों का नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, उसमें से 5 का हमें बतलाना है। इसको लेकर कम्युनिटी सेक्शन में भी हमने इस सवाल को पूछा था, तमाम विद्यार्थियों ने बताया भी था। तो जब इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो उसमें उन्होंने दलपत विजय का नाम सीधा सीधा नहीं लिया है, बल्कि इनकी रचना का नाम है कुमान रासो का। उसी तरीके से नरपति नाल का सीधा सीधा नाम नहीं, इनकी रचना का नाम है विशल देव रासो। लेकिन चंद बरदाई का आप देखेंगे तो नाम लिया गया है, फिर इसके बाद जितने भी है उनका नाम लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आप खोजना शुरू करें कि सर कहाँ दिया गया है, तो पहले रचनाओं का नाम दिया है, फिर उन्होंने ट्रेंड को चेंज कर दिया, फिर कवियों का नाम देना शुरू कर दिया। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन तीसरा है, BACED। यानी कि सबसे पहले दलपत विजय का है, फिर इसके बाद नरपति नाल का है, फिर चंद बरदाई का है, फिर भट्ट केदार का है, अंत में जगनिक का है। इसके अलावा भी कई लोगों का है, ठीक है। तो इतिहास ग्रंथ पढ़ते समय इस पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां संस्मरण विधा के अंतर्गत नहीं? याद हो कि न याद हो, लौट आओ धार, चीणों पर चांदनी, ठीक है, कितना अकेला आकाश, और एक बार आयोवा। तो संस्मरण विधा में तो आप जानते हैं कि याद हो कि न याद हो काशीनाथ सिंह का है, लौट आओ धार, ठीक है। तो ये सभी संस्मरण, लेकिन निर्मल वर्मा का जो चीणों पर चांदनी यूपी हायर एजुकेशन के पाठ्यक्रम में लगा हुआ, कितना अकेला आकाश, ये नरेश मेहता का है। तो ये भी आपको
पढ़ना है। इसके बाद है नरेश मेहता हो गए और ये मंगलेश डबराल का है। ये सभी यात्रा वृत्त है। ठीक है, अन्य गतिविधियों के अंतर्गत इसको देखना है आपको। तो इसका जो सही जवाब है कि कौन नहीं आती है, सी डी ई सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी कृतियां प्रेमचंद की? बहुत ही आसान तरीके का प्रश्न है। सेवा सदन, गबन और गोदान, यानी बीडीई। कई बार आप देख रहे हैं कि इसी ट्रेंड को अपनाया गया है, कई प्रश्नों के आंसर बीडीई रहे। तो ये तो प्रेमचंद के उपन्यास हैं एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन गंगा मैया और सती मैया का चौरा, ये है भैरव प्रसाद गुप्त। भैरव प्रसाद गुप्त को आपने सुना होगा। ठीक, गुप्त, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया, सती मैया का चौरा। तो इसका जो सही जवाब रहा है बीडीई, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। कथन कारण से संबंधित यहां पर सवाल आ गया। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के बिथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई जीवन शक्ति पाई। ऐसा लग रहा है कि आप सभी के लिए मोटिवेशनल स्पीच कोई दे रहा है। इस संघर्षों से मनुष्य ने नई जीवन शक्ति पाई। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो बनाना और वीडियो देखना भी एक संघर्ष ही है। आप लोग इसको भली भांति जानते हो, इसीलिए तो आप लोग कहते हैं कि सर अगर डिजिटल बोर्ड पर आप पढ़ाते तो बहुत बढ़िया रहता, हम लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे विद्यार्थी डिजिटल बोर्ड रंग बिरंगी जो भी शब्दावली है उससे दूर रहते हुए जो स्वाभाविक प्रश्न पत्र के रंग हैं उससे जुड़कर जरूर पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा उनको। हमने आप सभी को स्पेस दिया था, हमने आपको समय दिया था कि आप इस कथन को अपने दिमाग में बैठा लें कि ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ललित निबंध है उनका। और अक्सर आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों से प्राय कथन पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। कारण बताया गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह उदाहरण कुटज से लिया गया है। ये क्या यहाँ पर गलत है। ये जो उदाहरण लिया गया है, ये लिया गया है अशोक के फूल से। ठीक है, अशोक के फूल, अभी हमने इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में चर्चा की थी। आपके दिमाग में आ भी गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार अपने दिमाग को आप थोड़ा सा ठोकने का प्रयास करेंगे। तो सही जवाब हो गया कि ए तो सही है लेकिन आर इसमें क्या हो रहा है, गलत है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न भी कथन पर ही आधारित है। भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि या ध्वनि चिन्ह जिसके और खंड न किए जा सके वर्ण कहलाती है। यह बात बिल्कुल सही है। किसी भी शब्द या ध्वनि समूह के अक्षरों को अलग अलग करके लिखना वर्ण कहलाता है। तो ये भी आप देखेंगे, ये कथन जो है वो गलत है। सही जवाब है ए सही है लेकिन आर सही नहीं। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपन्यासकारों को जन्म क्रम वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एकदम से यूजीसी नेट के पैटर्न को यहाँ पर अपनाया गया। विनोद कुमार शुक्ल, पंकज बिष्ट, दूधनाथ सिंह, अखिलेश, मंजूर एहतेशाम। तो इनका जन्म क्रम आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। नए नए यहाँ पर उपन्यासकारों के नाम दिए गए तो कठिन है, फिर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर विनोद शुक्ल जिनका जन्म 1937 में, पंकज बिष्ट का जन्म 1946 ईस्वी में हुआ, दूधनाथ सिंह का 1936 में हुआ, अखिलेश का जन्म 1960 में हुआ और मंजूर एहतेशाम का जन्म हुआ 1948 ईस्वी में। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम इसका चुनाव करें तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो रहा है। सबसे पहले दूधनाथ सिंह आएंगे, इसके बाद जो भी क्रम है अब वो सही है। तो आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ये नया प्रश्न है, तमाम विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा फंसे हों।
गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। इसका कथन है। रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी, बाबू गुलाब राय। गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की उपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। किसका कथन है ये? सही जवाब है ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो इसका जिक्र उन्होंने किया हुआ है। बल्कि वहां पर थोड़ा सा उपेक्षा का भाव के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, हीन शब्द कुछ बतलाया गया वहां पर। तो ये है इसका सही जवाब ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है जो कि आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर प्रयोग करने की कोशिश की गई है। निम्नलिखित में से छायावाद की प्रवृत्तियां हैं। विसंगति, प्रकृति प्रेम, कल्पनाशीलता, रहस्यवाद, विडंबना। तो आप प्रकृति प्रेम, छायावाद की विशेषता, कल्पना और रहस्यवाद, बी सी डी, जो इसका सही जवाब है बी सी डी। यहां पर ए तो बिल्कुल नहीं है और ई भी नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? यहां पर सही जवाब होना चाहिए इसका ऑप्शन दूसरा, बी सी डी। ठीक, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। विसंगति और विडंबना आप देखेंगे कि ये समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में है, या फिर इसकी शुरुआत नई कविता से धीरे धीरे होने लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के क्रम में लिखिए। आंसू, लहर, कानन कुसुम, झरना, राम की शक्ति पूजा, ये रचनाएं दी गई हैं। इनके प्रकाशन वर्ष अगर ध्यान में रहे तो आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये सभी रचनाएं हर एग्जाम में आप पूछी जाती रहती हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये सब फिक्स हो गया होगा। तो हमने प्रकाशन वर्ष लिख दिया, आंसू 1925, लहर 1933, कानन कुसुम 1913, झरना 1918, राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी में। तो इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो रहा है, सी डी ए बी ई, क्योंकि इसमें सी सबसे पहले होगा ऑप्शन में। हर ऑप्शन में आप देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न कथन और कारण पर आधारित है। बच्चों को सभ्यता और समझदारी की शिक्षा देनी आवश्यक है, जिससे वे बड़े होकर सभ्य और अच्छा व्यवहार कर सकेंगे। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कथन और कारण वाले प्रश्न नहीं समझ में आते हैं। ये बहुत ही सरल एक उदाहरण के रूप में इसको देखा जा सकता है कि बच्चों को सभ्यता और समझदारी की शिक्षा इसलिए देनी जरूरी है कि वो बड़े होकर सभ्य और अच्छा व्यवहार करेंगे। ठीक है, जैसा कथन रहा और कारण बताया गया, दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध है, आपस में एक दूसरे से कोरिलेट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन मात्र साहित्यिक प्रवृत्तियों पर के आधार पर किया है। कारण बताया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण एवं काल विभाजन काल क्रमानुसार एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, और आर ए की सही व्याख्या। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन है? मतीराम, पद्माकर, भिखारीदास, देव। रीतिकाल का अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कौन है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पद्माकर। इनको अंतिम कवि और आचार्य दोनों माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, काल खंडों को समय की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इन काल खंडों को देखेंगे तो सबसे पहले भारतेंदु युग आएगा, जो भी कालखंड है। ठीक, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख भी सकते हैं। नई कविता का 1954 से 60, सांस्कृतिक काव्य धारा का छायावाद की बात का है। ठीक है, बल्कि उसी के समानांतर ही चल रहा है। तो क्रम अगर आप देखें तो सबसे पहले तो ए होना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद जो इसका क्रम जो हो रहा है, ए सी बी ई डी वाला हो रहा है, फिर ये होना चाहिए। फिर
छायावाद होना चाहिए, फिर ई होना चाहिए, सबसे अंत में डी होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। थोड़ा सा ये आपको यारकर मारने वाला क्वेश्चन था। देखने में बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वामन के अनुसार काव्य हेतु। आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा, तो वामन ने काव्य हेतु के लिए एक शब्द का प्रयोग किया है जिसको हम बोलते हैं काव्यांग। ये सारी चीजें आपके दिमाग में खुद आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। काव्यांग काव्य हेतु की जगह प्रयोग करते हैं, तो क्या क्या उन्होंने माना हुआ है? लोक, शक्ति, विद्या, निर्मल, बहुज्ञता, प्रकृति। तो वामन ने जो माना हुआ है उसमें लोक को माना है, ठीक है, विद्या को माना है और प्रकीर्ण को माना है। यानी कि ए, सी और ई जो ऑप्शन बन रहा है वो इसका सही जवाब, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। ठीक है, लोक को माना, विद्या को माना और प्रकीर्ण को माना। प्रिय विद्यार्थियों, यही इस तरीके से ऑप्शन में भी हो सकता है कि किसको नहीं माना है। तीन देखिए बन जा रहे हैं यहाँ पर, लोक, विद्या, प्रकीर्ण। बाकी को आप देखेंगे मम्मट इत्यादि ने, अन्य लोगों ने माना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये नया एक तरीके से प्रश्न और कठिन प्रश्न था ये। रचनाकार का संकट, रचना के सरोकार, रचनाशीलता का संकट, संवाद। आलोचनात्मक पुस्तकें हैं और इनके आलोचक कौन कौन है, इसको हमें बताना है। ठीक है, तो रचनाकार का संकट लिखा मोहन कृष्ण बोहरा ने। रचनाकार के सरोकार को लिखा है, रचनाकार के सरोकार को लिखा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने। सृजनशीलता का संकट लिखा नित्यानंद तिवारी ने। संवाद लिखा प्रभाकर श्रोत्रिय ने। तो जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बन रहा है आपका ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का बन रहा है 1। तो इसका सही जवाब यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा मैं धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूं ताकि इन रचनाओं को अपने दिमाग में आप जरूर रखें। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट, कार्तिक प्रसाद खत्री। हिंदी प्रदीप, इसको बस टिक लगाते समय ही ध्यान रखना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बालकृष्ण भट्ट। अगर जल्दीबाजी आप करेंगे तो बाल मुकुंद गुप्त भी कई विद्यार्थी लगा सकते हैं, बाकी सचेत जो विद्यार्थी हैं, गंभीर हैं, वो बालकृष्ण भट्ट लगाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र की विधा क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये नया प्रश्न है। ये जो विधा रचना है किस विधा में? आलोचना, संस्मरण, निबंध, यात्रा, वृत्तांत। तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, निबंध है। और ये निबंध है निर्मल वर्मा का। ठीक है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित ये निबंध है, इसको जरूर ध्यान रखें। और निर्मल वर्मा की ज्यादातर रचनाओं को देखेंगे उसमें यूरोप की ज्यादा चर्चा की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से कवि रीति की परंपरा का अनुसरण करते हैं? यानी कि रीति काल से जुड़े हुए हैं अगर सीधे सीधे हम बात करें तो इसमें चिंतामणि त्रिपाठी, जसवंत सिंह, बिहारी लाल का नाम आप रख सकते हैं। बी सी डी जो ऑप्शन होगा सही होगा ऑप्शन चौथा। बाकी को आप देख रहे हैं कि सूफी से कुछ लोग रिलेटेड हैं, कुछ लोग निर्गुण से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन जो नाम है, चिंतामणि त्रिपाठी की रचनाएं काफी फेमस है, प्राय परीक्षाओं में आती हैं। महाराज जसवंत की एक रचना है भाषा भूषण, खूब पूछी जाती है, आपके दिमाग में ये रचना आ गई होगी जैसे ही जसवंत सिंह का नाम आपने देखा होगा। अगला प्रश्न है, एक तरीके से व्याकरण से सवाल है ये, एक काल संबंधित प्रश्न है। परिभाषा दी गई है कि संदिग्ध भूत क्या है, अपूर्ण भूत क्या है, सामान्य भूत क्या है, आसन्न भूत क्या है। तो भूतकाल से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब होगा, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य भूत। ए का यहाँ पर 3 हो गया। आप देख रहे हैं ए का 3 सिर्फ एक ऑप्शन में है,
इसके बाद हम सभी को मिला लेंगे। बी का 4 हो गया। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, आसन्न भूत। फिर सी का 2 हो गया। इससे ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, वो है संदिग्ध। तो कई बार आप देखेंगे परिभाषा में ही इस वाक्य को समझ सकते हैं आप। अगर बिना घबराए इसको हल करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। और ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, कहानी और कहानीकार को मिलाना है यहां पर। विसाती, आहुति, परंपरा, पिंजरा। आप देख रहे हैं कि विसाती नाम की कहानी यमारस केबीएस के एग्जाम में भी आई। अंकुर को हमने बताया, यहाँ पर विसाती भी आप देख रहे हैं। तो विसाती किसकी कहानी है? तुरंत आप मिलान कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद। यानी 1 3, तो 3 2 जगह पर है, तो एक बार और करना पड़ेगा हमें। आहुति इलाचंद जोशी की है, यानी कि बी का 4 हो गया। परंपरा जो कहानी है वो अज्ञे की है, सी का 2। और पिंजरा जो कहानी है वो उपेंद्र नाथ अश्र की, डी का 1 हो गया। तो इस तरीके से जो सही कूट बन रहा है ऑप्शन दूसरा बन रहा है। अगला जो प्रश्न है, रेडियो वार्ता में किन चीजों से बचना चाहिए? रेडियो वार्ता, अगर आप सभी आकाशवाणी में ध्यान रखते हो, हमारा तो रेडियो से काफी गहरा संबंध रहा है। आकाशवाणी में अगर आपकी रुचि हो, प्रोग्राम को सुनते हो, तो किन किन चीजों से बचना चाहिए? सूत्रात्मक वाक्यों से, ध्वनि साम्य शब्द से, निरर्थक शब्दों की पुनरावृत्ति से, और सभी को एक में दे दिया। सही सही जवाब है। ये लिखा जा सकता था उपर्युक्त सभी, लेकिन पैटर्न बदल गया, सभी को लिख दिया गया यहाँ पर। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा। इस सूत्रात्मक वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ध्वनि साम्य शब्दों का प्रयोग, निरर्थक शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रेडियो वार्ता में इनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब जैसे देखेंगे, केवल रेडियो वार्ता में नहीं, कई बार कई चैनल्स पे देखते होंगे या टीचर्स को देखते होंगे, वो कई बार एक ही चीज को बार बार दोहराते हैं। कई बार हमारे अंदर भी चीजें आती रहती होंगी, लेकिन हम ध्यान रखते हैं कि पुनरावृत्ति न हो। आलोचनात्मक कृति नामवर सिंह की नहीं है, हमें बतलाना है। तो नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृतियों को आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रखे होंगे। नई कविता के प्रतिमान, छायावाद, परंपरा का मूल्यांकन, दूसरी परंपरा की खोज, नई कविता का अस्तित्ववाद। इसमें आप देख रहे हैं कि नहीं हमें बताना है, बड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका कि नहीं बता रहे हैं, तो 3 है यहाँ पर। तो ए, सी और ई इसका ऑप्शन होगा, ए, सी और ई। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। ठीक, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा, परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा, नई कविता और अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा। बाकी आप देख रहे हैं कि छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की। ये जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, स्थापना वर्ष है। एक क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। रामकृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई, ठीक है, इसका जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने लगाया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि बी का 3, ठीक है, बी का 3 दो जगह पर हो रहा है, और सी का 4, यानी कि इसका जो सही जवाब हो रहा था वो ऑप्शन दूसरा होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि दो का प्रकाशन वर्ष 1875 कई जगहों पर माना जा रहा है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर इसको इसीलिए क्वेश्चन मार्क हमने दिया हुआ, ए का 1 हो गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई आपका बी का 3 1897 में, यानी बी का 3 हो गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1867 में, सी का 4।
धर्म सभा की स्थापना हुई 1830 में, 2 हुआ। तो सही मायने में कूट तो बनना चाहिए था 1 3 4 2, 1 3 4 2 बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीजें क्या हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसको क्लेम कर सकते हैं अगर आपको मौका होगा तो। आर्य समाज 1875, रामकृष्ण मिशन 1897, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1867, धर्म सभा 1830 में। ठीक है, ये इसका कूट बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, इसका कूट अगर आप देखें तो कोई ऐसा मिल नहीं रहा है मुझे। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक भी खूब पूछे जाते हैं, इनको इंपॉर्टेंट करके एग्जाम से एक दिन पहले जरूर रिवाइज करके जाइए। तो छठा बेटा, उड़ान, जय पराजय, पैंतरे, लौटता हुआ दिन, ये सब दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो रहा है 67 का जो सही जवाब हो रहा है वो ऑप्शन तीसरा हो रहा है, यानी कि सबसे पहले जो है जय पराजय। ठीक है, 1900 इसका सही जवाब क्या हो रहा है 67 का? 67 का, हाँ, 1937। फिर ए हो रहा है 1940, फिर बी हो रहा है 1950, फिर डी हो रहा है 1952 और 1972। ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों का प्रकाशन वर्ष है, जिसको कि हमने रख दिया है। सही जवाब हो रहा है इसका ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण पर आधारित है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। उपसर्ग शब्द के अंत में नहीं आते हैं बल्कि पहले आते हैं। इस तरीके से यह कथन तो गलत हो गया। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी, उर्दू भाषा के हैं, ये सही है। ए गलत है लेकिन आर सही है। सही जवाब हो गया, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब। पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला की शुरुआत किसने की? आचार्य शुक्ल ने की, राव साकृत्यायन, गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी शीर्षक से लेखमाला की शुरुआत की और एक पत्रिका में निकलता था, नागरी प्रचारणी, जो सभा नाम की पत्रिका निकलती थी उसमें। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। और इसी को लेकर उत्तर अपभ्रंश की भी बात की जाती है। पुरानी हिंदी को उत्तर अपभ्रंश भी कहा, पुरानी हिंदी भी नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। उपन्यास दिया गया है, उपन्यासकार बीबर, तितली, अमरबेल, गोद। तो सबसे पहले तितली को आप मिलान कर लीजिए, बी का हो गया 3, फिर इसके बाद विवर्त, जैनेन्द्र, ए का 4 हो गया, फिर अमरबेल, वृंदालाल वर्मा, सी का 1 हो गया, और गोद कियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त के भाई को एक बार मौका यहाँ पर मिला हुआ है, डी का हो गया 2। तो ए का 4, बी का 3, सही जवाब हो रहा पहला। अगला प्रश्न है जो कि गद्यांश पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, गद्यांश पर एक गद्यांश दिया गया है जो कि ऐसा लग रहा है कि लोक साहित्य से जुड़ा हुआ है। प्रिय विद्यार्थी यूपीजीडीसी इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे, लोक साहित्य आपको पढ़ना है, तो राजस्थान का कुछ लोक साहित्य से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो पूरा पैराग्राफ तो नहीं पढ़ूंगा, जो इसके प्रश्न बने हैं, लोक सारंगी में किसकी सहायता से सुर निकलते हैं? सही जवाब है रामदा से। ठीक है, इसके बाद सभी सारंगियों में कौन सी सारंगी श्रेष्ठ होती है? तो इसमें बताया गया है 72 का 3 लोक सारंगी। इसके बाद प्रश्न पूछा गया कि सिंधी सिपाही किसके जजमान है? तो वो है सारंगिया लंगा के, 73 का 3। इसके बाद पूछा गया कि लोक सारंगी में कितने तार होते हैं?
सही जवाब है 29 तार होते हैं। और आखिरी प्रश्न था कि आखिरी प्रश्न जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थार प्रदेश में कितने प्रकार की सारंगी प्रयोग में लाई जाती है। तो 2 प्रकार की सारंगी प्रयोग में लाई जाती है, यहाँ पर इसका बताया भी गया है। थार प्रदेश में 2 प्रकार की सारंगी प्रयोग में लाई जाती हैं, सिंधी सारंगी और गुजरातन सारंगी। तो इन्हीं पैराग्राफ पर आधारित ये प्रश्न थे। उम्मीद है कि जो विद्यार्थी सीईटी की परीक्षा में बैठे होंगे वो अपने उत्तरों को मिला लिए होंगे। जो क्लेम करने लायक होगा उसको क्लेम कर सकते हैं। एक प्रश्न को लेकर मुझे डाउट है, प्रश्न नंबर जो 66 था, बाकी तो सभी के आंसर मिल गए। हाँ, जो विद्यार्थी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके दृष्टिकोण से ये प्रश्न पत्र उपयोगी लगा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आज के इस प्रश्न पत्र को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए